तो आज मैं इस साल के सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स पेपर में आए हुए एक ट्रिकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट में है, शायद सेट ए में है या सेट 3 में है। और ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ सोचने को था। ये एक तरह से जी मेंस के लेवल का था, इसकी डिफिकल्टी लेवल हाई थी, इसलिए इसे सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। ज्यादातर स्टूडेंट से ये सॉल्व नहीं हुआ, और जिन स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व किया और उनमें से जिनका सॉल्यूशन करेक्ट है उन्हें भी सॉल्यूशन की क्लियरिटी नहीं थी, उनका सॉल्यूशन भी तुक्के से करेक्ट हो गया कि जस्ट वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते गए और बाय चांस उनका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियरिटी उन्हें भी नहीं थी कि वो सॉल्यूशन को ऐसा क्यों कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस उन्होंने भी नहीं किया। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, जो इंफॉर्मेशन है उसे नोट कर लो और उसके बाद देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो इसमें एक सोचने वाला इंफॉर्मेशन तो ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जो कॉयल रखा हुआ है वो वर्टिकल प्लेन में है। तो सबसे पहले प्लेन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो सपोज इस बोर्ड को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन कहता हूं, और कोई भी प्लेन जो है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है, मतलब वो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कंटेन करता है। तो सपोज इस बोर्ड की प्लेन में जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक्स और वाई है। तो ये जो बोर्ड है एक्स वाई प्लेन है और इसे मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम किया है। और यूजुअली जैसा हम करते हैं कि जेड एक्सिस इस प्लेन से आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब हम इस पर एक वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं। तो वर्टिकल प्लेन क्या होगा? तो वर्टिकल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो वर्टिकल प्लेन होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे हम दो तरह का वर्टिकल प्लेन बना सकते हैं। एक इस तरह से, मतलब ये कंटेन करेगा y और z कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये yz प्लेन होगा। और एक वर्टिकल प्लेन ऐसे हो सकता है जो कि x और z कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंटेन करेगा, तो xz प्लेन होगा। तो इसके परपेंडिकुलर वैसे तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं सिंपल दो ही केस ले रहा हूं। तो इस प्लेन जो कि एक्स वाई एक्सिस को कंटेन करता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस पे जो वर्टिकल प्लेन होगा वो yz प्लेन हो सकता है या xz प्लेन हो सकता है। तो ये दो वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, और जो हमारा करंट कैरिंग कॉयल है वो इस वर्टिकल प्लेन पे है। तो कॉयल वर्टिकल प्लेन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉयल कैसे रखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये कह रहा है कि कॉयल वर्टिकल प्लेन में है, तो इससे क्या समझे कि कॉयल कैसे रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ अगर कोई वर्टिकल प्लेन इस तरह से है और मैं कहूं कि कॉयल जो है वर्टिकल प्लेन में है, मतलब कॉयल का जो सर्कुलर सरफेस है वो वर्टिकल प्लेन में है या सरफेस उस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, मतलब कॉयल का जो सर्कुलर पोर्शन का सरकमफ्रेंस है वो इस प्लेन में लाई करता है। तो कॉयल के वर्टिकल प्लेन में होने का मतलब ये हुआ। तो मैं इसमें से एक वर्टिकल प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला वर्टिकल प्लेन, मतलब YZ वर्टिकल प्लेन, जो कि YZ एक्सिस से मिलके बना है। तो हमारा जो करंट कैरिंग कॉयल है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। यहां पे ये जो डैश डैश वाला पार्ट है वो बोर्ड के अंदर है, और ये जो कंटिन्यूअस डार्क लाइन वाला पार्ट है कॉयल का वो बोर्ड से बाहर है। तो ये बेसिकली इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, तो इसलिए करंट हम कैसा भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करंट कैरिंग कॉयल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो किसी भी प्लेन सरफेस के लिए, जैसे मेरा ये हाथ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसे नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। अब
कौन सी डायरेक्शन चूज करना है, तो उसके लिए हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो हम कोई भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं। तो जैसे ये लूप है, यहाँ पे लूप YZ प्लेन में है, तो इस लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इस लूप का एरिया वेक्टर एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर इधर हो सकता है पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, या प्लेन के परपेंडिकुलर इधर हो सकता है निगेटिव x की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस करंट कैरिंग कॉयल के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे? तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो हम दोनों में से कोई भी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ले सकते हैं। तो आर्बिट्रेरली मैं चूज कर लेता हूं कि इस कॉयल के जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है जो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। और कॉयल की प्लेन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ उसकी मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, और हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए क्योंकि यहाँ पे उन्हें क्लियरिटी नहीं आई। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में किसी भी डायरेक्शन पे है, क्योंकि बोर्ड को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन माना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बोर्ड में किधर भी हो सकती है। एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है वो नहीं बताया, बट बोर्ड की प्लेन पे है ये बताया। तो यहां पे एक सोचने वाला बात था जिसमें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए। क्या सोचने वाला बात था तो वो मैं बताता हूं। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखा था? हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा था टॉर्क का, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना था। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो देखो, टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। यहां पर m जो है वो करंट कैरिंग कॉयल का मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रखा है। b जो है कॉयल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू हमें निकालने को बोला है, और जो थीटा है वो m और b के बीच का एंगल है। ठीक है, अब इसमें कॉयल की दो पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले टॉर्क की वैल्यू दे रखा है। पहले केस में टॉर्क की वैल्यू है 0.12 न्यूटन मीटर, और इस पोजीशन के बाद जब कॉयल को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो टॉर्क की वैल्यू 0.05 न्यूटन मीटर हो जाती है। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है, इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन में कैसा भी हो सकता है। तो इसको अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड को हम एज्यूम करें कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे थे एज्यूम करने की। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, और दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि नहीं है, टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग तो नहीं है। अब दूसरा केस हम एज्यूम करते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको लेके सॉल्व किया, लेकिन ये गलत हो गया। कैसे? अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हुआ 90 डिग्री। तो यहां मैंने 90 रखा तो साइन 91 होता है, तो टॉर्क इक्वल टू mb आ गया। तो यहां से इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल दिया, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू हम निकाल सकते थे, b पूछा था तो निकल गया। लेकिन ये भी गलत है। अब इसमें गलत कैसे है वो कैसे डिसाइड करें? तो देखो उसका डिसीजन कैसे होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो टॉर्क mb होगा, चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दूसरे पोजीशन पे तुम्हें टॉर्क देखना होगा। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू आई तब आई जब कॉयल को 90 डिग्री रोटेट किया गया है।
अब ये जो 90 डिग्री रोटेशन था, इसके बारे में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था उसमें क्लियरिटी नहीं थी। उसमें ये दे रखा था कि डायामीटर के अबाउट रोटेट किया गया है, बट किस डायामीटर के अबाउट किस तरह से रोटेट किया गया है ये नहीं दे रखा था, क्योंकि डायामीटर तो इसके बहुत सारे बनेंगे, तो किस तरह से रोटेट किया गया था इसकी क्लियरिटी नहीं थी, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए। तो इसमें हम फिर सिंपल केस लेते हैं, सिंपल एजम्पशन लेते हैं कि जब इसका रोटेशन किया गया है तो इस तरह से रोटेट हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अभी भी एक्स वाई प्लेन में रहेगा। इसका मतलब हुआ फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन था, सेकंड केस में भी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम है। तो रोटेशन जब हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट का प्लेन चेंज नहीं हुआ है, उसी प्लेन में रोटेट हो रहा है, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा क्या केस निकल के आता है, जो इस कॉयल का जो रोटेशन है वो इस डायामीटर के अलोंग होगा, मतलब अबाउट जेड एक्सिस उसको रोटेट किया जाता है। मतलब इस कॉयल का जो रोटेशनल एक्सिस है बेसिकली वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, तो इसके अबाउट जो है कॉयल को रोटेट किया जाता है। तो जब हम कॉयल को 90 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएगा। देखो 90 डिग्री रोटेट होगा तो ऐसे करके देखो वाई एक्सिस के अलोंग आ गया। तो जैसी मैग्नेटिक मूवमेंट वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा जीरो हो जाएगा और टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होता तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद टॉर्क को जीरो हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी नहीं है और वाई एक्सिस की भी डायरेक्शन में नहीं है, इनके बीच में कहीं पर है, क्योंकि ये दोनों केस यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सपोज एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। तो सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच थीटा का एंगल है, तो फर्स्ट केस हमारा कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच थीटा का एंगल है तो उस समय टॉर्क 0.12 न्यूटन मीटर है। तो सबसे पहले इस केस को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 0.12 mb साइन थीटा। अब हम सेकंड केस में आते हैं। तो सेकंड केस क्या कहता है कि अगर अब हमने करंट कैरिंग कॉयल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो उस केस में टॉर्क ये हो गया। तो जब 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो इस कॉयल का ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, तो जब इस कॉयल को इस डायामीटर के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कॉयल रोटेट होके इस तरह से आ जाएगा और वो बेसिकली एक्स जेड प्लेन में आ जाएगा। ये डैश डैश वाला जो हिस्सा है वो बोर्ड के अंदर है, ये डार्क लाइन वाला जो हिस्सा है वो बोर्ड के बाहर है, और कॉयल जो है अब एक्स जेड प्लेन में आ गया है अभी भी वर्टिकल प्लेन में, लेकिन वो वर्टिकल प्लेन अब एक्स जेड प्लेन हो गया है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने वैसे ही दिखाया है। और पहले केस में देखो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी एंगल है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था। तो बेसिकली ये है तुम्हारा थीटा। तुमने 90 डिग्री रोटेट कराया तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आ गया है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल जो है अब हो गया है 90 प्लस थीटा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था कि सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा हो गया। तो ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां तक इसमें समझने वाला केस था, उसके बाद जस्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। तो सेकंड केस में जब यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू
एम बी साइन और एंगल जो हो गया है वो हो गया 90 प्लस थीटा। तो टॉर्क है 0.05 एम बी और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा। अब ये दो इक्वेशन आ गया और तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें? तो एक तरीका है निकालने का कि अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो एम बी कट जाएगा, राइट साइड में टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी हेल्प से साइन या कॉस किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और m की वैल्यू हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में एम बी साइन थीटा अपॉन एम बी कॉस थीटा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 0.12 डिवाइडेड बाय 0.05 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लेफ्ट साइड में 12/5 आ जाएगा और राइट साइड में tan थीटा आ जाएगा। एम बी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब अगर हमें b निकालना है तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करेंगे। तो m तो हमें पता है, क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। b की वैल्यू निकालना है लेकिन हमें साइन थीटा या कॉस थीटा किसी एक की वैल्यू पता चलेगी तभी हम इनमें से किसी इक्वेशन का यूज कर पाएंगे। तो tan थीटा 12/5 है तो उससे मैं साइन या कॉस निकाल सकता हूं। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग राइट ट्रायंगल बनाता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये 12 के प्रोपोर्शनल है, ये 5 के प्रोपोर्शनल है, तो हाइपोटेनियस 13 के प्रोपोर्शनल है। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल देता हूं तो साइन थीटा हो जाएगा 12/13। तो साइन थीटा आ चुका है यहां पे। अब मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं लेकिन m मुझे नहीं पता है, m भी निकालना पड़ेगा। m है मैग्नेटिक मोमेंट और उसका फॉर्मूला होता है NIA और ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे दे रखा है। n है 60, I है 2 और एरिया है 1.5 इंटू 10⁻³ तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.18 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। अब सारे पैरामीटर की वैल्यू हमें पता है तो हमें इस इक्वेशन से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन है 0.18 इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो इसमें हर पैरामीटर की वैल्यू पुट कर देता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 12/18 इंटू 13/12। 12 कट जाएगा और ये आ जाएगा 13/18 और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0.72 टेस्ला। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर है वो 0.72 टेस्ला आया है। तो ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था अगर इसको ठीक से समझ के किया जाए। तो मेरे ख्याल से सीबीएसई वाले भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं डालना चाह रहे होंगे, लेकिन शायद उन्होंने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया और इसे कहीं से उठा के डाल दिया है, उन्होंने खुद सॉल्व करके नहीं देखा, इसलिए जो है 2 नंबर में ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो होपफुली तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है जिसे सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम आई है, साथ में तुम देखोगे कि बहुत सारे जो सॉल्वर्स हैं उन्होंने भी इसे गलत सॉल्व किया हुआ है, उन्होंने भी इसे प्रॉपरली समझ के सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो ये इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है।